हमने अपने सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट होगी उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और पहली ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक वर्ष में हमने जो फैसले किए वो आम जनता से संबंधित है। आम परिवार से उठकर मैंने खुद राजनीति की है। मैं गरीब का भी दर्द जानता हूं, आम आदमी का भी दर्द जानता हूं। हमारा फैसला कि सबसे पहले हमें राजस्व लोक अदालत लगानी चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह जनमंच नहीं लगाया, हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। पिछले ही कल जब मैं मीटिंग ले रहा था 65,000 के करीब म्यूटेशन हो चुके थे और 3,000 के करीब तकसीम हो गई थी, क्योंकि ये जो वो केसेस थे जहां दादा के समय तकसीम शुरू होती थी और पोते के समय तक चली रहती थी। हमने कानून में परिवर्तन किया और आज कानून में परिवर्तन करने के बाद जो राजस्व अदालत है वो हर महीने की 30-31 तारीख को लगेगी और जिनके भी तकसीम, डिमार्केशन और पार्टीशन के केसेस है उनको दूर किया जाएगा। इसी बीच प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई। पूरा प्रदेश अत्यधिक बारिश की मार झेल रहा था। कुल्लू जिला में बहुत अधिक तबाही हुई। 7 जुलाई को जो तबाही हुई वो 11 जुलाई तक चलती रही और मैंने नदौन में था उस समय और मैं नदौन से कुल्लू गया और जब मैंने देखा सड़कें टूट चुकी थी, पुल ध्वस्त हो चुके थे, पीने की पानी की योजनाएं बह चुकी थी और बिजली की रोशनी गुल हो चुकी थी। कहीं भी कुछ नहीं था। 48 घंटे तक कुल्लू जिला अंधकार में रहा, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे हमने 48 घंटे के अंदर कुल्लू जिला में बिजली, पानी और जहां भी प्रदेश में था उसको हमने दुरुस्त किया और 75,000 पर्यटकों को उस विपदा के समय उनको निकाला। अभी इससे उबर ही रहे थे कि 14 अगस्त को पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का वो आलम आया जहां बहुत लैंडस्लाइड हुए और एक ही दिन में हिमाचल के इतिहास में 51 के करीब मौतें हुई। मैं खुद हर जगह गया, पहाड़ के पहाड़ दरकरा रहे थे, कईयों के घर नष्ट हो चुके और जब हमने अंदाजा लगाया तो 4,000 पक्के और कच्चे घर पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। 13,000 घर जिसमें किसी की दीवार चली गई थी, किसी के घर में बाढ़ का पानी आ चुका था। 16,000 परिवार उजड़ चुके थे। और जब हमारी वित्तीय स्थिति को देखा गया, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम केंद्र की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमने उस चुनौती का भी सामना किया और मुझे खुशी है कि हमने उन 16,000 परिवारों को बसाने के लिए कानून में बदलाव किया और ये इतिहास में पहली बार हुआ। आज भी जो केंद्र भारत सरकार का कानून था और इस कानून के बदलाव से पहले जो राज्य का कानून था उसमें पक्का या कच्चा मकान गिरने पर 1.5 लाख रुपया मिलता था। हमने उस कानून में बदलाव करके प्रत्येक परिवार को 7 लाख रुपया दिया। ये इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इतना धनवान नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक अपना पक्का घर बनाता है। अगर वो घर भी तबाह हो जाए तो उसके मन पर क्या बीतती होगी ये वही जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीछे थी, उन्होंने 5 साल इस प्रदेश का इतना बेड़ा गर्क किया कि उसको संभलने में अभी समय लगेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने जब शिक्षा के क्षेत्र में देखा तो पता लगा कि 5वीं क्लास का जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो दूसरी क्लास का भी सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। हमने पता किया कि क्या कारण है। गांव के बच्चे भी दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे और हमने उस समय फैसला किया कि आने वाले समय से जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, नए स्कूल खोलने से अच्छा है कि उनको मजबूती प्रदान की जाए, उनमें स्ट्रेंथन प्रदान की जाए, उसमें पूरे टीचर प्रदान किए जाएं। और हमने अगले एकेडमिक सेशन से हमने बोला छोटे बच्चों पर भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी प्रथम क्लास में आता है। हमने उसमें भी बदलाव किया। अब हम पहली कक्षा में
छठी क्लास का 6 साल का बच्चा लेंगे पहली कक्षा में। इसके लिए हमने कानून बनाया, लेकिन अभी हमारे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने 3-4 महीने का, क्योंकि पहली बार ये कानून लागू हो रहा है कि उसमें कुछ 3-4 महीने की रिलैक्सेशन दीजिए। हमारी सरकार उस पर गौर कर रही है और उनको 3-4 महीने की रिलैक्सेशन भी देगी, क्योंकि इस बार से हम अगर 3-4 महीने की रिलैक्सेशन देंगे कि 6 साल का या 5.5 साल के बच्चे को हम पहली कक्षा में इस साल से देंगे, लेकिन अगले साल से 6 साल का बच्चा भी हमारा प्रथम क्लास में जाएगा। लेकिन शिक्षा के स्तर में कहाँ अंतर आया? जब पहली के बच्चे को इंग्लिश बोलने में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को दिक्कत आती थी, हमने ये कहा कि अगली बार पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, पहली कक्षा के बच्चे को इंग्लिश पहली कक्षा से ही लग जाएगी। तो और दूसरा, बच्चों में हीन भावना न आए, प्रिंसिपल को ही कह दिया गया कि आप जो स्कूल के पेरेंट्स है, एसएमसी है, वो फैसला करेंगे कि कौन सी ड्रेस वो पहनकर आएंगे। कोई सरकार की तरफ से कोई कंडीशन इंपोज नहीं की जाएगी। सिर्फ 6 ड्रेसेस को हमने चुना है, उनमें से एक ड्रेस उसको वो प्रिंसिपल और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स तय करेंगे कि इस स्कूल की ड्रेस से आएगा। अभी इस क्वालिटी को सुधारने के लिए समय लगेगा। हम क्वालिटी के मामले में अगर एजुकेशन की बात करें तो 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, 18वें स्थान पर, जो प्रदेश पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था। यही नहीं, फिर हमने एक और ऐतिहासिक फैसला किया। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय जाने का रीति रिवाज होता है, लेकिन मैं सचिवालय नहीं गया। मैं उन अनाथ बच्चों के पास गया जिन्होंने अपनी माता को खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि इन अनाथ बच्चों की देखभाल सरकार करेगी और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। जो बच्चे तो अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं या किसी चाचा जी के पास रहते हैं, मामा जी के पास रहते हैं, बुआ के पास रहते हैं या गांव में किसी के पास रहते हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया कि इन बच्चों की देखभाल भी सरकार करेगी और 27 साल की उम्र तक देखभाल करेगी। देखभाल का मतलब ये नहीं है कि शब्दों में देखभाल हो जाए। देखभाल का मतलब ये है कि उनको आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का हक मिले, उनकी भावनाओं की कदर की जाए। और हमने देखा कि जो बच्चा पैदा होकर भी अनाथ हो जाएगा, उसकी पूरी देखभाल एक बच्चे की, एक जो पैदा होता है बच्चा 3 साल तक एक नर्स करेगी। उसके बाद उसके बड़े होने पर उसकी पूरी खर्चा सरकार देगी और उसके हर महीने अकाउंट में 2,500 हजार रुपया जाता रहेगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल के बाद उस बच्चे को हर महीने 4,000 रुपया पढ़ाई के लिए जेब खर्च के लिए मिलेगा। अगर वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में चला जाता है, तो उसके लिए सरकार पूरी फीस देगी, चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई 2 लाख हो या 3 लाख हो। यही नहीं, उसकी हॉस्टल का खर्चा 60-70 हजार रुपये महीने का वो भी सरकार देगी और हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी भी सरकार देगी। उसे कपड़े पहनने के लिए भी 10,000 रुपया सरकार देगी। तकरीबन 4,000 ऐसे अनाथ बच्चों को पूरे प्रदेश में सरकार ने गोद लिया। आज उनको इस बात की चिंता नहीं है। कई बेटियां आई जो अपनी चाचा के पास रहती थी, उनको ये लगता था कि मैंने आगे पीएचडी करनी है, एमफिल करनी है, उनके पास पढ़ने को पैसा नहीं थे। दया तो कोई भी कर सकता है कि हाँ अब मैं कुछ पैसे 1 महीने के दे दूं, लेकिन उसकी जीवन में उसकी सम्मान कौन कर सकता है? ये इस सम्मान को हमने देखा और कहा कि अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहती है 2 लाख रुपया सरकार देगी। अगर उसके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो 3 विश्वा जमीन भी सरकार देगी और 3 लाख रुपया भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की थी, उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की थी क्योंकि उनकी तो कोई आवाज नहीं है। जिसके साथ उन्होंने लड़ना था माता पिता, वो तो रहे नहीं है। अब लड़े किसके पास? अगर चाचा के पास भी रहते होंगे तो ऊंची जबान में बात नहीं कर सकते थे, मामा के पास भी नहीं रह सकते, लेकिन सरकार उन तक भी पहुंची। ये सरकार का दायित्व होता है। अभी हमने एक और फैसला किया कि जितनी भी विधवाएं माताएं हैं या हमारी बहनें हैं, उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च आने वाले बजट में हम उसका प्रावधान करेंगे और उनकी पढ़ाई, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। ये हमारी सरकार ने अभी फैसला किया है।
क्योंकि मैं देखता हूं कई बार जिसका कमाने वाला घर का चला जाता है और वो नौकरी नहीं लग सकती, तो उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और अच्छे पढ़ने के बावजूद भी वो अच्छी शिक्षा लेना भी चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। हमारी सरकार ने फैसला किया उनके जब तक वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे अगले बजट में उसका प्रावधान करेंगे, क्योंकि कोई भी योजना लागू करने के लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। जब हम बजट में प्रावधान करेंगे तभी वो धरातल पर आती है। कोई भी नेता ऐसे बोल दे अगर बजट में प्रावधान नहीं है वो योजना अमल पर नहीं ला सकते। तो हमने अगली बार बजट में प्रावधान करेंगे और उनके बच्चों को पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के नौकरियां मिलनी चाहिए, हम आउटसोर्स की नौकरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि हर जगह आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम उसमें भी नीति बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें समय लगेगा। जब हम आए तो हमें पता लगा कि सब रिजल्ट कोर्ट में लटके पड़े हैं, या ऐसे लोगों को रोजगार मिल गया जिन्होंने पैसे देके नौकरी को खरीदा। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो इस भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, मेरे जिले से था। जब मैंने पता किया कि क्यों ऐसे लोग जो पढ़ लिख कर मेरिट में आए हुए हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, उनकी शिकायत आई, हमने जाल बुना तो पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में बोर्ड में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होकर ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है जो पेपर खरीद रहे हैं, योग्य भी नहीं है, जिनको लिखना तक नहीं आता। जब ऐसे लोगों को नौकरी मिली, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो राज्य चयन होगा जिसमें अभी नियुक्तियां शुरू होने जा रही है, वो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। जो मेरिट वाला बच्चा होगा उसको युवा को रोजगार मिलेगा। हाई कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए। पिछली सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, कोई नहीं। 2020 में 817 का पेपर हुआ, 2020 में, हम लोग तो थे नहीं। वो पेपर हाई कोर्ट में फंसा रहा, 2,29,000 युवा साथी उसमें बैठे, 1800 पोस्टें थी। हम हाई कोर्ट में से भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े, और हम जल्दी उसका रिजल्ट अभी हम निकालने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि वो 4 साल से फंसे हुए हैं। इसके अलावा इसी साल हम 20,000 नौकरियां भरने जा रहे हैं। अभी हम 6,500 टीजीटी आर्ट्स, लेक्चरर, शास्त्री, जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है। अब जो बैच वाइज 50% है, जो 3,500 पोस्टें बची है, उसका रिटर्न एग्जामिनेशंस के लिए हमने, जब तक राज्य चयन आयोग कार्य नहीं करता तब तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से ये टेस्ट करवाए जाए। तो हम उसमें भी उनको भी लिख के दे रहे हैं। 984 के करीब हम पटवारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 1250 के करीब हम स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमने उसमें की है। तो 1250 पोस्टें वहां हैं। अभी हम 2061 वन मित्र की भर्ती करने जा रहे हैं। 9,000 के करीब आईपीएच में, पहले बैच में हम 9,000 के करीब आईपीएच में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इन सब की नियुक्ति करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम उतने रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार को स्वरोजगार में बदल सकते हैं। अभी हमने 1,000 ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परमिट जारी किए। उस ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी